आज का टॉपिक है हमारा ओटाइटिस मीडिया, जिसको शॉर्ट में ओएम जो है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओटाइटिस में ओटो शब्द जो है इसका मतलब ईयर होता है, जबकि आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन होता है और मीडिया का मतलब मिडल होता है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। मिडल ईयर जो है उसमें इन्फ्लामेशन होना, उसी को ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। मिडल ईयर जो होता है वो एयर से भरी हुई कैविटी होती है, जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसके पीछे स्थित होती है और इसको टिम्पेनिक कैविटी कहा जाता है। इस टिम्पेनिक कैविटी के अंदर 3 ओसिकल होती है, मेलस, एंकस, स्टेपिस। साउंड के वाइब्रेशन इसी ओसिकल के द्वारा इनर ईयर तक पहुंचते हैं और हमें सुनाई देता है। इसी टिम्पेनिक कैविटी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है और उसी कंडीशन को ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। इंसिडेंस अगर देखें तो ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर आता है इसके टाइप। तो ओटाइटिस मीडिया जो इसके अगर टाइप अगर देखते हैं, सबसे पहला एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जिसको शॉर्ट में AOM से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह सडन मतलब अचानक से होने वाला इन्फेक्शन होता है, जो कि 6 वीक जो है उसके अंदर रिकवर हो जाता है। यह ज़्यादातर वायरल का इन्फेक्शन जो है उसके कारण से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से होता है। इसके लक्षणों की शुरुआत जो है वो ईयर के अंदर पेन जो है वहाँ से होती है। इसको ईयर इन्फेक्शन जो है उस नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है एक्यूट सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, शॉर्ट में इसको ASOM कहा जाता है। सुपुरेटिव का मतलब होता है पस, इसके कारण इसको पुरुलेंट ओटाइटिस मीडिया भी कहा जाता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर यदि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण से वहाँ पर पस जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है और उसके कारण से ईयर से थिक स्टिकी पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, इसलिए इसे ग्लू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। ये ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसके कारण से होता है। तीसरा होता है ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। यह एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बाद उत्पन्न होने वाली कंडीशन होती है। इसमें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो है उसके लक्षण जो है वो तो समाप्त हो जाते हैं, साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन वहाँ पर फ्लूइड जो है वो रिमेन रह जाता है, मतलब रह जाता है। और ये फ्लूइड जो है वो टिम्पेनिक कैविटी में इकट्ठा होने के कारण से टेम्पररी या हल्की सी हियरिंग लॉस होती है। साथ ही साथ बाद में जाके वहाँ पर ईयर इन्फेक्शन जो है वो उत्पन्न हो सकता है। चौथा होता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया या क्रोनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये क्रोनिक इन्फेक्शन होता है जो कि कुछ सप्ताह से लगाकर कुछ महीनों तक भी रहता है। ये इसमें मस्टर्ड बोन जो होती है वो भी प्रभावित होती है, साथ ही साथ मिडल ईयर जो होती है उसके अंदर पस का कलेक्शन भी हो जाता है। इसके अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर छेद या परफोरेशन भी हो सकता है। ये ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसके कारण से होता है। तो ये तो ओटाइटिस मीडिया के टाइप जो है वो हो जाएंगे। फिर आता है ओटाइटिस मीडिया के कोज या ये किन कारणों से होता है। तो ओटाइटिस मीडिया जो है वो एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसके कारण से होता है या किसी जीवाणु के संक्रमण के कारण से होता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के इन्फेक्शन के कारण, सूडोमोनास जो है उसके कारण, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है उसके कारण से। दूसरा वायरल इन्फेक्शन के कारण से होता है, कॉमन कोल्ड जैसे या कॉमन कोल्ड का वायरस होता है, फ्लू का वायरस है उसके कारण से होता है, या राइनो वायरस जो है या RSV वायरस जो है उसके कारण से होता है। थर्ड, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर परफोरेशन जो है उसके कारण से हो सकता है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन या छेद हो गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मिडिल ईयर के अंदर चले जाएंगे और वहाँ जाके इन्फ्लामेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। चौथा, रिपीटेड मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो रहा है या बार बार मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके कारण से भी वहाँ पर ओटाइटिस मीडिया या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। एक यूस्टेकिन ट्यूब जो है उसके द्वारा हो सकता है कि यूस्टेकिन ट्यूब एक ट्यूब होती है जो मिडिल ईयर को नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करने का काम करती है। तो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूस्टेकिन ट्यूब के द्वारा मिडिल ईयर के अंदर पहुँच जाए और वहाँ जाके इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करे। अगला, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है उसके कारण से हो सकता है, जैसे राइनाइटिस के कारण, साइनोसाइटिस या टॉन्सिलाइटिस जो है उसके कारण से हो सकता है कि ये इन्फेक्शन जो है वो मिडिल ईयर के अंदर चला जाए और वहाँ जाके वो ओटाइटिस मीडिया प्रोड्यूस करे। अगला, एलर्जिक रिएक्शन के कारण से भी हो सकता है, तो ये तो इसके कॉज हो जाएंगे। तो कुछ फैक्टर जो इसकी संभावना को बढ़ा सकते हैं, जिसमें एक तो एज होता है, ये ज़्यादातर इन्फेंट या यंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, मतलब 6 महीने से लगाकर 12 साल तक के बच्चों में ज़्यादा होता है। प्री मेच्योर बर्थ जो होता है, मतलब समय से पूर्व जन्म लेने वाले बच्चे, उनमें भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला, लो इम्यूनिटी वाले, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो उन बच्चों में भी ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक कोल्ड जो है या फ्लू जो है उसके कारण से भी इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। अगला, एलर्जी के कारण से इन्फ्लामेशन होगा, जिससे यूस्टेकिन ट्यूब जो है ब्लॉक हो जाएगी और वो ब्लॉक होने के कारण से मिडिल ईयर का फ्लूइड जो होता है वो ड्रेन नहीं हो पाता, जिससे मिडिल ईयर के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा और उस फ्लूइड के कलेक्शन के कारण से वहाँ पर बाद में इन्फेक्शन
होगा और उस इन्फेक्शन के कारण से ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फ्लामेशन कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा बच्चे में मीजल्स, डिप्थीरिया, वुफिंग कफ का इन्फेक्शन है तो उससे भी उसको ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन हो सकती है। एक स्कल के अंदर फ्रैक्चर हो जाए या टेम्पोरल बोन जो इसमें फ्रैक्चर हो जाए तो उसके कारण से भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। तो ये तो इसके कॉज और रिस्क फैक्टर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये डिसीज होती कैसे है। तो ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी कारण से क्या होगा, बैक्टीरिया या वायरस जो है उसका मिडिल ईयर के अंदर इन्वेजन होगा और उसके कारण से मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन के कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो शुरू हो जाएगा और इन्फ्लामेशन के कारण से वहाँ पर फ्लूइड का एक्सुडेट होगा, साथ ही साथ एडिमा होगा। फ्लूइड के एक्सुडेट के कारण से मिडिल ईयर जो होती है मतलब टिम्पेनिक कैविटी, उसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होगा, मतलब फ्लूइड का जमाव हो जाएगा और फ्लूइड का जमाव होने के कारण से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, जिससे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाएगी और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। वहाँ पर यदि बैक्टीरिया जो है उसका इन्वेजन होगा तो वहाँ फेगोसाइटोसिस होगा। उस फेगोसाइटोसिस के कारण से वहाँ पस जो होता है उसका फॉर्मेशन होगा और पस फॉर्मेशन के कारण से वहाँ पर क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया CSOM की कंडीशन हो सकती है। अब बात करते हैं इसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्या साइन एंड सिम्टम जो है या लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं कि ईयर के अंदर इन्फेक्शन होता है, उसके कारण से वहाँ इन्फ्लामेशन कंडीशन हो रही है जिससे ईयर के अंदर पेन होता है। ईयर में पेन होना उसको ओटाल्जिया जो है वो कहा जाता है। सेकंड, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, उस इन्फेक्शन के कारण से उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, मतलब हाई ग्रेड फीवर आ सकता है। फीवर इसके अंदर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। साथ ही साथ उसको हेडेक जो है मतलब शरीर के अंदर दर्द की समस्या भी हो सकती है। अगला, मिडिल ईयर के अंदर फ्लूइड कलेक्शन के कारण से साउंड की वाइब्रेशन जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और ट्रैवल नहीं करने के कारण से हियरिंग लॉस जो होता है मतलब सुनने की क्षमता जो है कम हो सकती है या फिर सुनाई देना बंद हो सकता है। अगला सिम्टम उसको कानों के अंदर घंटी बजना जिसको टिनिटस कहा जाता है, ये कंडीशन हो सकती है। मिडिल ईयर के अंदर फ्लूइड जो है उसका कलेक्शन हो जाएगा, फ्लूइड के कारण से वहाँ प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने के कारण से उसको कानों के अंदर घंटियाँ जो है वो बजना सुनाई दे सकता है। अगला, ओटोरिया की कंडीशन हो सकती है। ओटोरिया का मतलब होता है ईयर जो है उससे वाटर डिस्चार्ज होना। तो एक्चुअली होता क्या है कि फ्लूइड जो है उसका एक्सुडेट होता है, एक्सुडेट होने के कारण से वही फ्लूइड जो होता है वो कान से बाहर आता है, तो ईयर जो है उससे पानी जैसा फ्लूइड जो होता है उसका रिसाव या सीरस फ्लूइड जो है उसका रिसाव हो सकता है। अगला, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब कानों से बदबूदार स्त्राव जो है उसका डिस्चार्ज हो सकता है और इसका कारण क्या होता है, बैक्टीरिया जो इसका इन्फेक्शन होता है जिससे फेगोसाइटोसिस होता है और वह उसके कारण से वहाँ पर पस का फॉर्मेशन होता है और पस के कारण से कानों से बदबूदार स्त्राव जो है वो निकल सकता है। अगला, वर्टिगो या चक्कर आना, ये भी लक्षण जो है वो ओटाइटिस मीडिया में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, नोजिया वोमिटिंग जो है वो हो सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मिडिल ईयर में इन्फेक्शन के कारण से इनर ईयर में इरिटेशन होता है जिसके कारण से सीरोटोनिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है और ये सीरोटोनिन जो होता है वो जाके रिफ्लेक्स सेंटर जो है उसको स्टिमुलेट करता है और उसके कारण से उसको नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन जो है वो हो सकती है। एक टिम्पेनिक कैविटी जो है उसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होगा और उसके कारण से ये प्रेशर जो होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर गिरता है, जिससे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो बाहर की तरफ उभर सकती है, मतलब बल्जिंग ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो हो सकता है। प्रेशर ज़्यादा गिरने के कारण से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसमें रप्चर या वहाँ पर परफोरेशन या छेद जो है वो हो सकता है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन लक्षण जो है वो भी इसमें दिखाई देता है। एक ओटोफोनी जो है मतलब कानों में प्रतिध्वनि जो है वो सुनाई देने की कंडीशन हो सकती है कि मिडिल ईयर जो है उसमें फ्लूइड का कलेक्शन होता है जिससे साउंड के वाइब्रेशन जो होते हैं वो मिडिल ईयर के अंदर गूंजते रहते हैं, घूमते रहते हैं और उसके कारण से वहाँ पर कानों में प्रतिध्वनि या आवाज़ का गूंजना वाली कंडीशन जो है वो हो सकती है और उसी को ओटोफोनी कहा जाता है। अगला, लॉस ऑफ एपेटाइट या एनोरेक्सिया की कंडीशन हो सकती है कि भूख जो है वो कम लगती है। एक्चुअली मिडिल ईयर में इन्फेक्शन के कारण से जब भी भोजन को निगलता है कानों में प्रेशर गिरता है जिससे उसको कानों में दर्द होता है और उसके कारण से उसको खाने के अंदर रुचि जो है वो कम हो जाएगी। तो एनोरेक्सिया या भूख का कम होना ये भी लक्षण दिखाई देता है। एक पुअर स्लीप या नींद में परेशानी की समस्या हो सकती है। पेशेंट जब भी लेटता है तो उसके कारण से क्या होता है कि मिडिल ईयर जो है उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने के कारण से पेन जो होता है वो और ज़्यादा वर्स हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है और पेन के कारण से उसको नींद जो है उसमें व्यवधान आता है या नींद जो है वो सही नहीं ले पाता। तो ये तो साइन एंड सिम्टम जो है या लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब क्या इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसमें किए जाते हैं। एक तो मेडिकल हिस्ट्री जो है वो ली जाती है पेशेंट की। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। ईयर जो है उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, उससे डिस्चार्ज जो है उसको देखा जाता है। एक ऑटोस्कोपी जो है वो की जाती है। इसमें ऑटोस्कोप जो होता है उसके द्वारा ईयर जो उसको विजुअलाइज किया जाता है। विजुअलाइज करने पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर बल्जिंग दिखाई देता है। साथ ही साथ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसके कलर चेंज हो सकता है, वो रेड हो सकती है, उसमें स्वेलिंग जो है वो मिल सकती है। अगला, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट जो है वो किया जाता है। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के अंदर रैनी टेस्ट, वेबर टेस्ट किया जाता है। उसके द्वारा हियरिंग लॉस जो है उसको असेस किया जाता है। फिफ्थ, तो ऑडियोमेट्री, ऑडियोग्राम किया जाता है।
ऑडियोमेट्री ऑडियोग्राम के द्वारा हियरिंग लॉस जो हो रहा है उसको असेस किया जाता है। 6 एक्सरे ऑफ मेस्टोइड बोन जो उसका एक्सरे लिया जाता है, उसके द्वारा मेस्टोइड बोन जो है उसके अंदर इन्फेक्शन जो है उसको असेस किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। अगला कल्चर टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। ईयर जो है उससे डिस्चार्ज जो हो रहा है उसकी जाँच की जाती है, उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसका पता लगाया जाता है या किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है उसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट सीटी स्कैन या एमआरआई जो है वो भी इसमें किए जाते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो चलाई जाती है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, क्लेवुनेट है, एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, सिफोरॉक्सिम है, इत्यादि एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। सेकंड एनाल्जेसिक जो है वो दी जाती है। एनाल्जेसिक जो है वो पेन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए, ईयर एक जो हो रहा है उसको कम करने के लिए दी जाती है। एनएसआईडी ड्रग जो है जैसे कि आइबुप्रोफेन है, एसिटामिनोफेन है, डाइक्लोफेनेक है, इत्यादि इसमें काम में ली जाती है। थर्ड एंटीपायरेटिक, फीवर जो इसको कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दी जाती है। एंटीपायरेटिक के अंदर पैरासीटामोल जो है वो कॉमनली इसमें काम में ली जाती है। अगला एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप जो है वो दिए जाते हैं। अगला इसके अंदर डिकंजेस्टेंट जो है वो दी जाती है। डिकंजेस्टेंट जो होते हैं वो स्टेकिन ट्यूब को ओपन करते हैं और मिडिल ईयर के अंदर फ्लूइड जो है उसको ड्रेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे फिनाइलिन फिन जो होती है वो दी जाती है। एक एंटीहिस्टामिन जो है वो दिए जाते हैं। एंटीहिस्टामिन जो होते हैं वो भी फ्लूइड के प्रोडक्शन को कम करने का काम करते हैं। एक ओरल टॉयलेटिंग की जाती है। ओरल टॉयलेटिंग के द्वारा ईयर जो है उसके अंदर जो भी भरा हुआ है उसको क्लीन किया जाता है, मतलब एक तरह से ईयर जो है उसका इरिगेशन या ईयर जो है उसको क्लीन किया जाता है। इसके अंदर एस्पिरिन जो होती है वो अवॉइड की जाती है, मतलब कभी भी बच्चों को एस्पिरिन जो है वो इसमें नहीं दी जाती। तो ये हो जाएगा इसका मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में एक तो मारिंगोटोमी की जाती है। मारिंगोटोमी में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो है वहाँ पर एक इंसिजन लगाया जाता है और इंसिजन के माध्यम से मिडिल ईयर के अंदर जो भी फ्लूइड जो है उसको ड्रेन कर लिया जाता है ताकि वहाँ पर हीलिंग जो है वो हो सके। सेकंड टिम्पेनोप्लास्टी की जाती है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में यदि होल हो गया है या परफोरेशन हो गया है तो उसको रिपेयर किया जाता है और उसी को टिम्पेनोप्लास्टी कहा जाता है। थर्ड टिम्पेनोस्टोमी की जाती है। टिम्पेनोस्टोमी के अंदर क्या करते हैं, एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब को टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसके द्वारा मिडिल ईयर के अंदर इंसर्ट किया जाता है और उस ट्यूब के द्वारा मिडिल ईयर के अंदर जो भी फ्लूइड जो है इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है ताकि वहाँ पर हीलिंग जो है वो हो सके। एक मेस्टोइडेक्टोमी की जाती है। यदि मेस्टोइड बोन के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो मेस्टोइड बोन जो है उसको काट करके रिमूव कर दिया जाता है। अगला ओसिकुलोप्लास्टी की जाती है। यदि ओसिकल जो है उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है मेलस इंकस्टिपस के अंदर तो उसको रिपेयर किया जाता है, उसी को ओसिकुलोप्लास्टी कहते हैं। तो ये तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के पूर्व क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला काम तो पेशेंट जो है उससे हेल्थ रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करना है। अगला पेशेंट जो है उसको सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में पूरी तरह से समझा देना है। पेशेंट जो है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है ताकि उसका एंजाइटी लेवल जो है वो कम हो सके। अगला सर्जरी के लिए जो भी आवश्यक इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो करवा लेने, साथ ही साथ रिपोर्ट जो है उसको पेशेंट के पास में रखना है। पेशेंट जो है उसको सर्जरी से संबंधित जो भी जानकारी जो भी है वो प्रोवाइड करवानी है। पेशेंट या उससे रिलेटिव जो है उससे रिटर्न कॉन्सेंट ले लेना है। अगला पेशेंट जो उसके ऑर्नामेंट जो भी ज्वेलरी पहन रखे उसको रिमूव कर लेना है। पेशेंट जो है उसको सर्जरी के 1 घंटे पूर्व NBN मतलब नील बाय माउथ जो है वो रखना है ताकि फ्लूइड जो है या जो भी खाना जो है उसका एस्पिरेशन नहीं हो। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव या ऑपरेशन के पश्चात क्या नर्सिंग केयर देनी है। तो पेशेंट जो उसको कंफर्टेबल पोजीशन देना है, साथ ही ऑपरेटेड ईयर जो है उसको ऊपर की तरफ रखना है ताकि उस पर प्रेशर जो है वो नहीं गिरे। पेशेंट जो उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देना है। पेशेंट जो है उसको एज पर ऑर्डर एनाल्जेसिक जो भी है वो देनी है ताकि पेन जो है उसको कम किया जा सके। पेशेंट जो है उसको वॉकिंग के दौरान असिस्ट करना है ताकि वो गिर नहीं जाए और उसको चोट नहीं लगे। एक पेशेंट जो इसके सर्जिकल साइड जो है उसको ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है या स्वेलिंग तो नहीं हो रही है। एक सर्जिकल साइड जो है उसकी एसेप्टिक टेक्निक से ड्रेसिंग करनी है ताकि इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो। साथ ही एंटीसेप्टिक टेक्निक जो है उससे ईयर की पैकिंग करनी है ताकि इन्फेक्शन जो है वो ईयर के अंदर एंट्री नहीं करे। एक पेशेंट जो है उसको 1 सप्ताह तक फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए मना करना है। पेशेंट जो उसको एडवाइस देनी है कि वो 3 सप्ताह तक किसी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है उसमें भाग नहीं ले। एक पेशेंट को एडवाइस देनी है कि वो फ्लाइट जो है उसको अवॉइड करे। पेशेंट जो उसको एडवाइस देनी है कि वो ज़ोर से खांसे नहीं, साथ ही ज़ोर से हंसने नहीं या ज़ोर से बोले नहीं या तेज़ी से नाक जो है उसको साफ़ नहीं करे। इसके कारण से टिम्पेनिक कैविटी जो है उसके अंदर प्रेशर बढ़ सकता है और कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। एक पेशेंट जो इसको इंस्ट्रक्ट करना है कि छींकते समय माउथ जो है उसको ओपन रख करे, क्योंकि माउथ बंद करके छींकने के कारण से टिम्पेनिक कैविटी जो इसके अंदर प्रेशर बढ़ने के कारण से समस्या गंभीर हो सकती है। एक पेशेंट जो है उसको नहाते समय ईयर प्लग जो है मतलब पेट्रोलियम जेलिस जो है उसे सॉक किए हुए कॉटन स्वैप जो है उसको ईयर में डाल देना है ताकि पानी जो है वो मिडिल ईयर के अंदर एंट्री नहीं करे। एक पेशेंट जो है उसको स्विमिंग करने के लिए अवॉइड करना है ताकि पानी जो है वो ईयर के अंदर एंट्री
कैरी नहीं करें। एक ईयर जो है उसको रेगुलर क्लीन करने की एडवाइस देनी पेशेंट को। साथ ही पेशेंट जो है उसको कहना है कि किसी प्रकार की कोई भी चीज़ जो है वो ईयर के अंदर इंसर्ट नहीं करे। तो ये तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट आता है ओटाइटिस मीडिया जो है उसके कॉम्प्लिकेशन क्या जटिलताएं जो हो सकती है। तो एक तो मैस्टोडाइटिस जो है वो हो सकता है कि ओटाइटिस मीडिया के कारण से मैस्टोइड बोन जो इसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसी कंडीशन को मैस्टोडाइटिस कहा जाता है। कोलेस्टिएटोमा हो सकता है। कोलेस्टिएटोमा में क्या होता है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर ओवरग्रोथ हो जाती है, मतलब उसकी स्किन जो होती है उसके अंदर ओवरग्रोथ हो जाती है। अगला सीएनएस इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस जो है वो हो सकता है, या इंट्राक्रेनियल एब्सेस जो है वो हो सकता है। ये फेशियल नर्व जो इसके अंदर पैरालिसिस की कंडीशन हो सकती है, या हियरिंग लॉस जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एक डिलेड स्पीच जो है वो हो सकती है कि बच्चे जो होते हैं उसके अंदर बोलना जो है वो देरी से शुरू हो सकता है। अगला टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो इसके अंदर रप्चर या उसके अंदर परफोरेशन जो है वो हो सकता है। तो ये तो इसके कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। लास्ट में आता है इसका नर्सिंग केयर प्लान। तो नर्सिंग केयर प्लान में नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बन सकते हैं। तो इसमें जो नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकते हैं वो होता है, एक तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, सेकंड अल्टर बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन, थर्ड रिस्क फॉर इंजुरी रिलेटेड टू वर्टिगो, फोर्थ अल्टर्ड ऑडिटरी सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू अल्टर्ड स्टेट ऑफ ईयर, अगला एंजाइटी रिलेटेड टू लॉस ऑफ हियरिंग, फिक्स फूड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू नोजिया एंड वॉमिटिंग, अगला अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया, और लास्ट है नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिसीज प्रोसेस या डिसीज कंडीशन। तो ये तो हो जाएगा ओटाइटिस मीडिया जो है वो। नर्सिंग से रिलेटेड और टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में। थैंक यू।